जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ शामिल हुआ हूं। दोस्तों, इससे पहले वाली हम लोगों ने जो वीडियो पढ़ी थी वो न्यूट्रिशन की मैंने वीडियो अपलोड करी थी। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े थे। आज हम लोग न्यूट्रिशन के अगला वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन के अंदर ही बताया गया था कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो 7 टाइप के आपको न्यूट्रिशन बताए थे, जिसे हम लोगों ने कार्बनिक और अकार्बनिक में बांटे थे। जो कार्बनिक न्यूट्रिशन हो गया था, जो कार्बनिक आपके न्यूट्रिशन थे, ये कार्बनिक पोषण थे, है ना। उसके अंदर कौन कौन से आते थे? एक तो प्रोटीन आता था, एक विटामिन आता था, एक कार्बोहाइड्रेट आता था, एक वसा आता था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो अकार्बनिक पोषक तत्व थे वो कौन से थे? अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंदर जल और खनिज आते थे। तो दोस्तों, आज हम लोग कार्बनिक पोषक तत्व पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कार्बनिक पोषक तत्व में भी विटामिन को पढ़ने वाले हैं, है ना। आज हम लोग विटामिन से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। विटामिन, तो देखिए, सबसे पहली बात, जो विटामिन है, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पोषक तत्व है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे कि विटामिन आपके कार्बनिक कैसे हैं? कार्बनिक पोषक तत्व है ना। आप इसी को दोस्तों क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक। इसी को आप क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन यानी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। तो ये आपका कार्बनिक पोषक तत्व है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। दूसरी बात, है ना, इसकी तो जरूरत होती है हमारे शरीर को, बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में। क्योंकि इससे पहले वाली जब मैंने न्यूट्रिशन को 7 पार्ट में जब मैं डिवाइड कर रहा था, 7 अलग अलग न्यूट्रिशन के बारे में आपको बता रहा था, क्लासिफाई कर रहा था, तो साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि कौन से तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जिनकी जरूरत हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो विटामिन भी उन्हीं में से एक है। विटामिन जो है, इनकी जो जरूरत है बहुत ही कम मात्रा में होती है हमारे शरीर में, बहुत ज्यादा हमें क्वांटिटी में जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? माइक्रो, ठीक है, न्यूट्रिएंट। यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसकी जरूरत हमें बहुत ही कम मात्रा में। माइक्रो का मतलब क्या होता है? लघु। माइक्रो का मतलब लघु या सूक्ष्म, है ना। तो आप इसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषण के नाम से भी जानते हैं। आप इसे सूक्ष्म पोषण या लघु पोषण भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, है ना, पहली चीज क्या बोले थे? विटामिन। जो विटामिन है वो एक प्रकार के कार्बनिक पोषक तत्व है। दूसरा, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्योंकि इनकी जरूरत हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है। अब तीसरी बात करते हैं कि जो आपके विटामिन है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई है? देखिए, जो विटामिन है, इनकी जो खोज की गई है वो हॉपकिंस तथा फंक के द्वारा की गई है। किनके द्वारा की गई है? हॉपकिंस और फंक के द्वारा की गई है, ठीक है। हॉपकिंस तथा फंक के द्वारा की गई है। इन्होंने, हॉपकिंस तथा फंक ने इसकी क्या करी है ना, इनकी खोज करी है, विटामिनों की खोज करी है, ठीक है। हालांकि विटामिन के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो लुलिन थे, जिन्होंने 1881 में, देखो, इन्होंने जो खोज की थी वो 1912 में की थी। लेकिन विटामिन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बता दिया था वो लुलिन थे। तो लुलिन ने विटामिनों के बारे में सबसे पहले बताया था। लुलिन ने विटामिनों के बारे में सबसे पहले बता दिया था, 1881 में बता दिया था, है ना। विटामिनों के बारे में सबसे पहले, ये हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ज्यादातर सिर्फ हॉपकिंस और फंक के बारे में पूछा जाता है कि विटामिनों की जो खोज है वो किसने करी है? हॉपकिंस और फंक ने की गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो विटामिन है वो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में 13 प्रकार के पाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो विटामिन है वो प्राकृतिक रूप से, है ना, कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 13 प्रकार के पाए जाते हैं, 13 टाइप होते हैं। चलिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि वो 13 विटामिन कौन कौन से हैं। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई विटामिन का काम क्या है, कार्य क्या है ना, फंक्शन क्या है विटामिन का। तो दोस्तों, विटामिन
देखो एनर्जी तो देता नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार्बनिक पोषक तत्व है वो आपको ऊर्जा देते हैं, और कार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से थे आपके? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। ठीक है, लेकिन अब देखिए अब ये विटामिन भी किसके अंदर आता है? आपके कार्बनिक पोषक तत्वों में आ रहा है। तो कार्बनिक पोषक तत्व क्या देते हैं? एनर्जी। लेकिन ये दोस्तों एनर्जी नहीं देते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके शरीर में होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी? उपापचय जैविक क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये आपके शरीर में कौन सी? उपापचयी जैविक क्रिया। कौन सी दोस्तों? उपापचयी जैविक क्रियाओं को क्या करती है? संतुलित करने का काम करती है। दोस्तों याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। आपके शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? उपापचयी जैविक क्रिया करती है ना। उपापचयी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? विटामिन करता है। अगर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आती हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? विटामिनों से होने वाले रोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। उपापचयी जैविक क्रियाओं को क्या करती है? ये कंट्रोल कर रही है। आपके शरीर में कितने? 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि भैया विटामिनों को किस किस तरीके से बांटा गया है। तो घुलनशीलता के आधार पर, सोलेबिलिटी के आधार पर विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? विटामिनों के 2 प्रकार होते हैं। विटामिनों को 2 प्रकार से बांटा गया है। तो एक तो हो जाएगा इसमें ए, हम कह सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन। कौन सा? जल में घुलनशील विटामिन, है ना, यानी कि वाटर सोलेबल, है ना। और दूसरा हम लोग बी क्या बोल सकते हैं? आपका वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा कौन सा बोल सकते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन, है ना। आपको देखिए जल में और वाटर में, है ना, ये तो आपके वाटर सोलेबल है और ये आपका फैट सोलेबल है। ये आपका फैट सोलेबल है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी। अच्छा, एक ट्रिक से इसे याद भी रख सकते हैं कि गई भैंस पानी में है, तो पानी, है ना, भैंस को क्या बोलेंगे? देखो गई भैंस पानी में, मैंने लिखा गई भैंस पानी में। तो पानी में गई है क्या? भैंस, विटामिन बी और सेल से विटामिन सी। तो गई भैंस दोस्तों पानी में, तो भैंस से याद रखोगे बी और सी। विटामिन बी और सी किसके अंदर आते हैं? पानी में घुलने वाले विटामिन, यानी कि जल में, वाटर में घुलने वाले वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब देखिए वसा में घुलने वाले विटामिन, ठीक है, तो वसा में घुलने वाले विटामिन के लिए भी एक ट्रिक याद कर लेते। गया कीड़ा वसा में, तो जैसे हमने बोला गई भैंस पानी में, ऐसे हम लिख देंगे गया कीड़ा, हाँ जी दोस्त, कीड़ा, है ना, वसा में। हमने इसकी क्या ट्रिक लिख दी? गया कीड़ा वसा में, है ना। तो हमने इससे पहले क्या लिखा था जल के लिए? गई भैंस पानी में, गया कीड़ा वसा में। तो देखिए कीड़ा क्या है? कीड़ा स्पेलिंग क्या बोल देंगे? देखिए KEDA, कीड़ा, है ना। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके चारों विटामिन किसमें घुल गए हैं? वसा में घुल गए। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जल के लिए आप क्या बोलेंगे? गई भैंस पानी में, भैंस से बी और सी, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी कौन सी है? विटामिन बी और विटामिन सी कौन सी है आपकी, है ना, जल में घुलने वाली। और वसा में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? KEDA, कीड़ा, है ना, कीड़ा कौन सी हो जाएंगी आपकी? वसा में घुलने वाली विटामिन हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए अब अगली चीज क्या बनती है कि भैया एक बात बताओ, इसमें तो विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, है ना। इस तरीके से ये कौन सी हो जाएगी? KEDA, है ना, सॉरी
विटामिन के। तो के डी ई ए है ना, इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, सीक्वेंस से नहीं लिखा गया के डी ए डी, तो के ई डी ए कीड़ा, है ना। तो ये सीक्वेंस से देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, वसा में घुलने वाले विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और आपके जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होंगे, विटामिन बी, विटामिन सी। तो दोस्तों अब क्या इनके रासायनिक नाम और देख लेते हैं, क्योंकि रासायनिक नाम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आपके अभी जो एग्जाम में ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं, उस ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रासायनिक नामों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आजकल के एग्जाम का ट्रेंड भी हो चुका है कि आपसे बहुत ज्यादा रासायनिक जो केमिकल नेम्स है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके लिखते हुए चलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरोल। क्या होगा इसका, कैल्सीफेरोल, ठीक है, इसका होगा कैल्सीफेरोल, ठीक है, आपका कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरोल। आगे आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल। अच्छा, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी मैं आपको याद रखा सकता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक भी है इसको याद रखने के लिए। विटामिन ई, देखो विटामिन ई से रोग कौन सा होता है, बांझपन का रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बांझपन, नपुंसकता का रोग होता है, एंटी फर्टिलिटी डिजीज, है ना। ये एंटी फर्टिलिटी, जिन भी दंपत्ति के बच्चा नहीं हो पा रहा है, शिशु नहीं हो पाता है, तो उनमें कोई समस्या होती है ना, उनमें विटामिन ई की क्या होती है, समस्या होती है, जिसके कारण वो बच्चा नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी दंपत्ति की शादी हो गई है, कोई हस्बैंड वाइफ है, उनकी शादी हो गई है, और शादी होने के बाद उनका एक समय निकल गया, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, शादी होने के बाद 3 साल में निकल गए। तो हमारे सामाजिक तौर पे क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा समय निकल जाता है, तो आसपास के जो लोग हैं वो इस बात पे चर्चा करने लग जाते हैं कि भैया इनके तो इतना समय हो गया, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा है ना। ये बड़ा विषय बन जाता है आसपास के लोगों के लिए। ये एक सामाजिक सोच के अंदर आता है कि अगर बहुत समय तक बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण क्या है, ये बड़ा जानने की इच्छा रखते हैं सभी लोग। तो इसमें क्या होता है कि आसपास की जो बूढ़ी लेडीजें होती हैं, है ना, बूढ़ी महिलाएं होती हैं, तो उनको बड़ा इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो वो क्या करती हैं कि आसपास ये फिर आखिर में जाके पूछ ही लेती है कि भाई क्या चक्कर है, तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या करने लग जाती हैं, टोकने लग जाते हैं। आसपास के लोग क्या करने लग जाते हैं, है ना, टोकने लग जाते हैं। अगर किसी के बच्चा नहीं होता है या किसी के बच्चा बहुत समय तक नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, टोकने लग जाते हैं कि भैया आप बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, बच्चा नहीं हो रहा, इतना साल हो गया, क्या बात हो गई, 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। तो उसका रीजन क्या है, टोकने लग जाते हैं। तो टोकने से याद रखना बेटा, टोकोफेरोल, है ना। इसे क्या बोलते हैं आप, टोकोफेरोल। इसे क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। इसे बोला जाता है टोकोफेरोल। ये इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसे बोला जाता है टोकोफेरोल। चलिए विटामिन के को बोला जाता है नेफ्थोक्यूबिनॉल। इसे क्या बोला जाता है, नेफ्थोक्यूबिनॉल। इसे क्या बोला जाता है, नेफ्थोक्यूबिनॉल, है ना। इसे बोला जाता है नेफ्थो, ठीक है, क्यूबिनॉल, है ना, नेफ्थोक्यूबिनॉल विटामिन के का। अच्छा, विटामिन के का एक और नाम है, नेफ्थोक्यूबिनॉल के साथ साथ इसे फिनोक्यूबिनॉल भी बोला जाता है। इसे फिनोक्यूबिनॉल भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, बेटा देखो विटामिन बी का कोई रासायनिक नाम नहीं है, ये एक इसके सब पार्ट्स होते हैं, इसके घटक होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं। जैसे विटामिन बी इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी9 है, बी12 है, बी7 है, बी9 है, बी12 है। तो ये क्या इनके सब पार्ट्स हैं, इसके, है ना, घटक है, इसके कंपोनेंट्स हैं। इसलिए विटामिन बी का कोई नाम नहीं होता, इसलिए इसे हम इसे क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी कि जटिल विटामिन। इसे हम क्या बोल देते हैं,
जटिल विटामिन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कोई नाम नहीं होता, इसलिए हम इसका कोई नाम लिख नहीं रहे हैं। आगे आता है विटामिन सी। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक विटामिन। इसको क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक विटामिन। ठीक है, देखिए एस्कॉर्बिक विटामिन है ना, ये एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसके अंदर होता है? आंवले के अंदर पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? आंवले के अंदर पाया जाता है ना, तो इसे बोल सकते हैं एस्कॉर्बिक विटामिन। तो एस्कॉर्बिक विटामिन, और इसका सबसे अच्छा स्रोत भी क्या ही है? सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है? आंवला ही है। क्या है? आंवला ही है। तो एक बार दोस्तों इसे लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, पहले वसा में घुलने वाले विटामिन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जल में घुलने वाले विटामिनों को पढ़ेंगे। तो एक बार इन्हें नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना, नोट कर लीजिए एक बार, है ना। 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक से नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा इसे, है ना। चलिए तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिनों को हम लोग पहले पढ़ेंगे। एक एक करके इनके रोगों के बारे में पढ़ेंगे, इनके उपनाम, इनके अदर नेम के बारे में पढ़ेंगे, और इनके सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली विटामिन के बारे में था। अच्छा, एक चीज और है कि मुझे एक बात बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे जाए कि जो सबसे बड़ा भाग कौन सा है ना, जल में घुलने वाले विटामिन के अंदर विटामिन ज्यादा है या वसा में घुलने वाले विटामिन के अंदर विटामिन ज्यादा है ना, तो आपको लगेगा इसमें तो विटामिन बी और विटामिन सी है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वो इस विटामिन के अंदर 4 विटामिन। नहीं बेटा, ध्यान रखना कि जल में घुलने वाले जो विटामिन है इसका भाग बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी के क्या है, सब पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है। जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, बी7, बी9, बी12, वो किसी के अंदर आते हैं, आपके बी के अंदर आते हैं। तो बहुत ज्यादा इसके पार्ट आ जाते हैं, तो वो वसा में घुलने वाले विटामिन से कहीं ज्यादा है, बड़े हैं। तो देखो, अच्छा इसे बोल रहे हैं जल में घुलने वाले विटामिन, है ना, पानी वाले विटामिन, जो वाटर में, जो आपके शरीर में पानी की जो क्वांटिटी है उसमें सोल्यूबल हो पाते हैं। इसमें क्या होता है? सोल्यूबल। तो आपके, है ना, जो आप पानी पीते हैं, तो पानी का जो वेस्ट पार्ट होता है आप उसे यूरिन की फॉर्म में क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, है ना। आप उसे क्या करते हैं? यूरिन की फॉर्म में निकाल देते हैं। आप जो भी पानी पी रहे हैं, जितना पानी बॉडी को यूज आया उतना यूज दिया, बाकी का पानी वेस्ट करके आप क्या कर देते हैं? यूरिन की फॉर्म में निकाल देते हैं, मूत्र के रूप में निकाल देते हैं। तो आपके जो विटामिन सी है, तो वो भी क्या करता है? यूरिन के साथ साथ विटामिन सी निकलता है। तो बॉडी में जो विटामिन सी का निष्कासन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो आपके यूरिन के थ्रू होता है। चलो, ये जब हम विटामिन सी पढ़ेंगे तो इसमें आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आगे आप हेडिंग डाल लीजिए, है ना, कि वसा में घुलने वाले विटामिन। और एक एक शुरू कर रहे हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन है, और वसा में घुलने वाले विटामिनों में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विटामिन ए, है ना। तो विटामिन ए, विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आपको पता ही है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इसे हम क्या बोल देते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, नंबर 1 चीज, इसे हम रेटिनॉल बोलते हैं। तो इसके कुछ उपनाम भी है, इसके क्या है? उपनाम भी है कुछ। तो देखिए, ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, विटामिन। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एंटी कैंसर विटामिन। ठीक है, एंटी कैंसर विटामिन, है ना, इसे हम बोल देते हैं एंटी कैंसर विटामिन। क्या बोल देते हैं? एंटी कैंसर विटामिन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कैरोटीन। इसी को हम क्या बोल देते हैं? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन।
तो देखिए बीटा कैरोटीन, कैरोटीन एक पिगमेंट है ना, ये एक वर्णक है जो पीले रंग को शो करता है, जो किसको प्रदर्शित करता है, पीले रंग को। तो इसके जो सोर्स हैं वो जो पीले रंग के फल होते हैं वो सारे के सारे विटामिन ए के अंदर आ जाते हैं, जैसे आम है, पपीता है ना, इसी के अंदर आ जाते हैं आम पपीता वगैरह, क्योंकि ये क्या करता है, पीले रंग को प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कैरोटीन की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, अहम भूमिका होती है। तो इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, और इसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, और बीटा कैरोटीन विटामिन कहा जाता है। ये तो इसके नाम हो गए, उपनाम है। तो चलिए आगे हम इससे होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या इससे होने वाले रोग है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से एक तो रोग होता है रतौंधी, है ना, कौन सा होता है, रतौंधी। इसी को आप क्या बोल देते हो, नाइट, ठीक है, ब्लाइंडनेस, इसी को हम क्या बोल देते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि है ना, रात्रि के समय दिखाई नहीं देना। अगर रात हो जाती है या शाम हो जाती है, दिन ढलते ही इसमें रोगी को दिखना बंद हो जाता है रतौंधी के अंदर, है ना। अगला रोग देख लेते हैं, इसी को ही आप बोलते हैं, एक और अगला रोग है, अगर आप विटामिन बी की बहुत ज्यादा कमी है, आपके विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी है, तो बड़ी आंखों को बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि विटामिन ए आपकी आंखों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, विटामिन ए, है ना। जीरोपैथेल्मिया इसे बोलते हैं, जीरो, ठीक है, पैथेल्मिया, जीरो पैथेल्मिया, ठीक है, इसे बोलते हैं जीरो पैथेल्मिया। तो दोस्तों जीरो पैथेल्मिया है क्या रोग, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपकी आंखें जलने लग जाती है, और आंखें जलने के कारण आप बहुत ज्यादा आंखों को मसलते हैं, आंख लाल हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी आंखें ड्राई होती हुई चली जाती हैं, आपकी आंखों में सूखापन आने लग जाता है, इसमें आपके आंखों के जो आंसू है वो तक सूख जाते हैं, व्यक्ति रोता है लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, आपके जीरोपैथेल्मिया के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, जीरोपैथेल्मिया के अंदर आता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोपैथेल्मिया हो गया। एक और रोग देख लेते हैं, कैरेटोमलेशिया, इसी में आता है अगला, कैरेटो, ठीक है, मलेशिया। कैरेटोमलेशिया बेसिकली आपके आंखों के आसपास की त्वचा का शुष्क हो जाना, लेकिन आप इसे स्किन ड्राई भी बोलना, इसको बोल सकते हैं स्किन ड्राई, है ना, आपकी त्वचा का शुष्क हो जाना, है ना, त्वचा का शुष्क हो जाना, कैरेटोमलेशिया, इसी में आ जाता है आपका कैरेटोमलेशिया। तो दोस्तों एक रोग और आता है, ठीक है, क्रोनियल, ठीक है, जीरोसिस, ठीक है, क्रोनियल, ठीक है, जीरोसिस, है ना, सिरोसिस, कोरोनियल जीरोसिस। तो देखो कोरोनियल जीरोसिस क्या होता है कि इसके अंदर आपके आंखों, जो आंखें होती है उनके आगे पतली झिल्ली बन जाती है, एक पतली झिल्ली जमने लग जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को देखने में बड़ी समस्या आती है कोरोनियल जीरोसिस के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी डिजीज है जो विटामिन ए की कमी से होती है ना। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसे आप रतौंधी कहते हैं, दूसरा जीरोपैथेल्मिया, है ना। इस जीरोपैथेल्मिया में क्या होता है, आंखों के आंसू का शुष्क हो जाना, आप चाहें तो यहाँ लिख लेते हैं, आंखों के आंसू का शुष्क होना, ड्राई हो जाना, ठीक है, शुष्क हो जाना। अगला कैरेटोमलेशिया, अगला है कैरेटोमलेशिया, है ना। कैरेटोमलेशिया में आपकी जो स्किन होती है उसका ड्राई हो जाना, है ना, स्किन का ड्राई हो जाना। और अगला आता है कोरोनियल
जीरोसिस, कोरोनियल जीरोसिस जो है डिजीज, इसमें आंखों के आगे एक मेम्ब्रेन बन जाती है, झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को देखने में बड़ी समस्या आती है। तो ये सारे के सारे देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये बात आपको याद हो जानी चाहिए, विटामिन ए आपके शरीर के है ना आंखों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। किसको करता है? आंखों को। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं। अब इसके है ना देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं इसके अंदर। तो एक तो देखो सबसे फेमस है गाजर, सबसे फेमस है गाजर, है ना। अगर एग्जाम में विटामिन ए का कोई सोर्स पूछा गया था तो उसमें सबसे पहला रीजन है आपसे गाजर ही पूछेगा। सबसे पहली चीज क्या पूछी जाएगी? गाजर, है ना। तो गाजर इसी में आ जाता है। इसी में और क्या आ जाते हैं? आम। देखिए आम आपका पीला फल है, तो पीला फल के अंदर आता है बीटा कैरोटीन। जैसी आपने देखा कि कैरोटीन एक क्या है? पिगमेंट है, और वो किसको बताती है? पीले रंग को बताती है। तो पीले फल इसमें बेसिकली आ जाते हैं सारे। तो आम भी इसी का एक बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट है ना सोर्सेस के अंदर आ जाता है। इसी को आप पपीता, इसी में भी आप क्या बोल सकते हैं? पपीता। तो पपीता भी पीला ही होता है ना। पीला पपीता, पका पपीता, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पपीता। आम हो गया, पपीता हो गया और गाजर, ये तो मेन सोर्सेज हो गए। इसी में ही साथ साथ आपको याद रखना है मूली, है ना। मूली भी इसी का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? सोर्स है। अगला हम लोग देख लेते हैं, मूली के अलावा हम लोग देख सकते हैं इसमें जो अगला सोर्स आएगा, हाँ गाजर वगैरह भी इसी, गाजर तो हो ही गया। पालक, हरी सब्जियां भी इसी में आ जाती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पालक। उसके अलावा आप देख सकते हैं दूध, है ना। दूध, अंडा, है ना। इसी में दूध और अंडा ये बाकी सब आ जाते हैं। दूध भी आ जाता है, अंडा भी आ जाता है, मछली भी इसी के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों ये कौन सा हो गया? विटामिन ए आप लोगों ने कंप्लीटली देख लिया है। एक बार इसे 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, नोट करने का काम कर सकते हैं, है ना। विटामिन डी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला विटामिन डी, चलिए देखिए विटामिन डी के अंदर अगर हम बात करें, विटामिन डी नाम क्या है इसका? ठीक है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? कैल्सीफेरोल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कैल्सीफेरोल बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए कैल्सीफेरोल तो इसका नाम हो गया, लेकिन आपको पता है विटामिन डी जो प्राप्त होता है वो आपको किससे प्राप्त होता है? आपको ये बेसिकली सूरज की, है ना, सूरज की किरणों से प्राप्त होता है। आप इसे बोल सकते हैं यूवी रेस, है ना, सूर्य की यूवी रेस से भी प्राप्त होता है। तो सूर्य की यूवी रेस से प्राप्त होता है, तो आपको सूर्य से मिल रहा है, इसीलिए इसे और नाम से भी जाना जाता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन, है ना। इसे और क्या बोला जाता है दोस्त? सन प्राइम विटामिन। इसे सन प्राइम विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सन प्राइम, ठीक है। इसे सन प्राइम, सनशाइन दोनों के नाम से जाना जाता है। इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक बनता है, आपके शरीर में, आपकी त्वचा के द्वारा बनता है ना। तो ये हार्मोन की तरह आपके शरीर में विटामिन डी बनता है ना। तो ये ऑलरेडी आपके शरीर में बनता है ना। ये ऑलरेडी आपके शरीर में विटामिन उपस्थित होता है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि आपके शरीर में उपस्थित विटामिन कौन कौन से हैं, है ना। तो शरीर में विटामिन कौन कौन से हैं? एक तो आपका विटामिन डी जो है, एक है विटामिन ई, और एक है आपका विटामिन B12। ये 3 विटामिन है जो आपके शरीर में उपस्थित विटामिन है। इन्हें क्या कहा जाता है? शरीर में उपस्थित विटामिन कौन कौन से हैं, जबकि आपके बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं? विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B12, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में भी कई बार पूछा जाता है। तो चलिए फिलहाल तो हम विटामिन डी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी को क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन बोला जाता है, सन प्राइम विटामिन बोला जाता है, और हार्मोन विटामिन भी इसे कहा जाता है। चलिए रोगों की तरफ आ जाते हैं, है ना।
रोग कौन सा है? बड़ा फेमस रोग है, आपने देखा होगा, सुना होगा, विटामिन डी का सबसे अच्छा जो रोग है, सबसे फेमस जो रोग है, इसे रिकेट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स बेसिकली किसको होता है? बच्चों में होता है ना। और रिकेट्स को ही क्या बोला जाता है हिंदी में? इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सूखा रोग, है ना। इसे क्या कहा जाता है? सूखा रोग। सूखा रोग क्यों कहा जाता है? देखो, ये हड्डियों से संबंधित रोग है। सूखा रोग यानी आपका रिकेट्स किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित रोग है। इसमें बेसिकली जो आपकी हड्डियां हो जाती है वो सूख जाती है और पतली हो जाती हैं। इसमें लक्षण की बात की जाए तो बच्चे की जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है? सूख जाती हैं, और सूखने के साथ साथ क्या हो जाती हैं? है ना, पतली हो जाती हैं। सूखने के साथ साथ कैसी हो जाती है? हड्डियां पतली हो जाती हैं रिकेट्स के अंदर। ठीक है, अगर यही रोग किसके अंदर हो? क्या नाम है? वेस्को के अंदर हो, तो इसे क्या बोलते हैं? है ना, ऑस्टोमलेशिया। इसे क्या कहते हैं? ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, इसे कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया। तो ये जो ऑस्टोमलेशिया ये किसके अंदर आ जाती है? ये वेस्को के अंदर होती है। सेम डिजीज है, सेम बीमारी है, लेकिन ये हो किसके अंदर रही है? ये वेस्को के अंदर होती है। ये किसके अंदर होती है दोस्तों? वेस्को के अंदर होती है। याद रखना, रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टोमलेशिया किसके अंदर होती है? वेस्को के अंदर होने वाला डिजीज है। अच्छा, इसके अलावा देखो एक और है ना, इसे क्या कहा जाता है आपका? एक तो है आपका बोलेक्स, एक डिजीज में और आती है बोलेक्स, और इसे आते हैं, है ना, नॉकनी। एक डिजीज है नॉकनी, है ना। इसी के अंदर दो डिजीज और आती है, एक तो बोलेक्स और नॉकनी। ये बहुत ही कॉमन समस्याओं के अंदर आती है, हड्डियों से संबंधित समस्या एक तो ये, लेकिन ये हो किसकी वजह से रही है? विटामिन डी की वजह से रही है। अब जो भी बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी डिफेंस में जाते हैं बच्चे, आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, जिसमें आपको रनिंग, वर्कआउट, फिजिकल करना होता है, तो फिजिकल करने के लिए ये जो बोलेक्स और नॉकनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करती है। ठीक है, तो क्या करते हैं? देखो, बोलेक्स क्या होते हैं कि जिनको ये रोग होता है तो उनकी जो जांग होती है ना, जांग होती है, और जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। और ये देखिए, जो फीमर है, ये आपकी जो जांग की हड्डी है, जो फीमर होती है, ये आपके शरीर का क्या करती है? पूरा वजन वहन करती है, आपके शरीर का पूरा वजन हिलती है। लेकिन जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है, हड्डियां क्या हो जाती है? कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है ना। और हड्डियों के मुड़ने के कारण ही जो आपके घुटने होते हैं, वो जो घुटने होते हैं, वो घुटने की जो कटोरियां होती हैं, वो एक दूसरे से, जो घुटने होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अड़ते हैं, है ना। तो आपका जो शेप होता है वो ऐसे हो जाता है। तो एक तरीके से ये बो, इंद्रधनुष के आकार का क्या हो जाता है आपका? बो, मतलब जो धनुष होता है उसको बो कहा जाता है। तो बोलेक्स हो जाती है, यानी कि आपकी जो जांघें हो जाती है वो इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है ना, ऐसे इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है, इसे बोलेक्स कहते हैं। और जब आपके घुटने टकराते हैं, जब आपके घुटने बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं सीधे खड़े होने पे, उसे नॉकनी कहते हैं। तो इसके कारण, नॉकनी के कारण आप दौड़ नहीं पाते, आप रनिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये आपके फिजिकल के दौरान आपको, अगर आपको ये समस्या है बोलेक्स की या नॉकनी की समस्या, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? फिजिकल में बाहर निकाल दिया जाता है, आपको फिजिकल में किसी भी तरीके से नहीं लिया जाता है। तो ये समस्या जो है वो किससे संबंधित है? आपके विटामिन डी से संबंधित है। तो विटामिन डी में कौन कौन से रोग आ गए? रिकेट्स हो चुका है, जिससे आप सूखा रोग, जिसमें हड्डियां सूख के क्या सी हो जाती है? पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है ना। ऑस्टोमलेशिया इसी के अंदर आ जाता है। ये किस में होता है? ये वेस्को में होता है। जो रिकेट्स होता है वो किस में होता है? छोटे बच्चों के अंदर होता है। आगे बोलेक्स की बात करें तो बोलेक्स में जो आपकी जांघें हैं वो कैसी हो जाती है? इंद्रधनुष के समान, ये है ना, तो घुमावदार हो जाती है ना, यानी कि धनुष जो होता है उसके शेप की हो जाती है। नॉकनी, जब आपके घुटने आपस में भागते टाइम टकराते हैं तो उस समस्या को क्या बोल देते हैं? नॉकनी कहा जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसमें ही आपके
और ये तो हो गया रोग। और इसमें अब अगली बात कर लेते हैं कि भैया आपकी कौन कौन से सोर्सेज हैं विटामिन डी के। तो आपके देखिए विटामिन डी होने का जो सोर्स है वो एक ही है, और वो कौन सा है, सूर्य से मिलने वाली यूवी किरणें। आपकी सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें हैं वो विटामिन डी के अंदर आती है। लेकिन आपको पता है कि जो सूर्य से आपके शरीर पे विटामिन डी पड़ेगा, तो आपके शरीर पे जब आपके शरीर पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो विटामिन डी कैसे बनेगा। देखिए आपकी त्वचा जो होती है, आपकी स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है ना। आपके जो बॉडी है, तो आपकी बॉडी में जो वसा होती है, जो फैट होती है, उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो आपकी त्वचा के नीचे 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, कौन सा, 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है आपकी त्वचा के नीचे। और इस पे जैसे ही सूर्य की क्या करती हैं, किरणें पड़ती है आपके शरीर पे, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है आपकी त्वचा पे, स्किन पे, जैसे ही इस कोलेस्ट्रॉल पे, इस वसा की परत पे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली क्या बनने लग जाता है, विटामिन डी बनने लग जाता है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इसे इसलिए क्या कहा जाता है, हार्मोन विटामिन, क्योंकि ये हार्मोनल तरीके से आपके शरीर में अपना आप बन रहे हैं। ये विटामिन कैसे बनते हैं आपके शरीर में, अपना आप बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा बोले सर और कोई सोर्स है क्या। देखो ये तो प्राकृतिक सोर्स हो गए, सूरज से मिलने वाली यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूरज से मिलने वाली पराबैंगनी किरणें। लेकिन इसके अलावा आप एक चीज और याद रख सकते हैं, है ना। तो दूसरा है आपका फिश ऑयल, है ना। इसे आप मछली के लीवर का तेल भी कहा जाता है, मछली के लीवर का तेल। तो मछली के लीवर का तेल, है ना, विटामिन डी के लिए काम में आता है मछली के लीवर का तेल। तो चलिए इसके अंदर ये 4 डिजीज है, एक बार इसे फटाफट से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो फटाफट से आपके 1 मिनट के अंदर दोबारा से अगला विटामिन ई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब विटामिन ई की तरफ करते हैं रुख, और विटामिन ई लिख लीजिए अगला, विटामिन ई, है ना, विटामिन ई। तो विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टोकोफेरोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, टोकोफेरोल बोला जाता है। ठीक है, टोकोफेरोल बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम हो गया, है ना, टोकोफेरोल बोला जाता है। ठीक है, टोकोफेरोल। अच्छा, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, इसे, ठीक है, सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसे सौंदर्य विटामिन कहा जाता है ना। चलिए दूसरा देखो, ये सौंदर्य विटामिन हो गया। दूसरा प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, इसे प्रजनन विटामिन यानी कि रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है ना। इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। देखिए ये एक चीज और लिखना कि इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। देखिए आपको विटामिन ए पढ़ाया था, तो विटामिन ए भी क्या था, एंटीऑक्सीडेंट था। विटामिन ई भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। तो अगर आपसे पूछे कौन कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो एक तो विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, 3 विटामिन होते हैं जो आपके एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपनाम हो गए। सौंदर्य विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन, प्रजनन विटामिन, रिप्रोडक्टिव या एंटीफर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है ना। आगे बात करते हैं एंटीऑक्सी विटामिन यानी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। तो ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। देखो एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेस क्या है, तो आपने देखा होगा कि जो लेडीजें हैं, कई महिलाएं हैं, तो अपने फेस पे दही में बेसन डाल के, उसका कुछ दही में बेसन हल्दी भी डाल के,
है ना, तो अपने फेस पे क्या करती है, वो लेपन करती है, जिसके कारण उनके जो फेस की टैनिंग है वो हट जाए, है ना, जो झुर्रियां पड़ती हैं, जो टैनिंग आ जाती है, उनको हटाने के लिए। तो जो आपकी झुर्रियों को हटाने के काम आती है वो एंटीऑक्सीडेंट काम आता है। तो इसके जो बहुत अच्छे जो सोर्सेज हैं, जैसे आपने बोला दही, दही लगाते हैं कई लोग अपने फेस पे, तो दही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ना। हल्दी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। टमाटर भी, कई लोग टमाटर भी लगाते हैं, तो टमाटर भी क्या है, आपका एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ना। तो महिलाओं को कई बार लगाते हुए देखा होगा। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके फेस पे क्या आ जाती है, टैनिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा धूप में घूमती हैं तो उनके फेस को टैनिंग वगैरह झुर्रियां टाइप से दिखने लग जाती है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है ना, इसीलिए इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। अब देखिए कई महिलाएं क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें एक्ट्रेस की बात करें, तो जो एक्ट्रेस होती हैं वो बहुत ज्यादा, जैसे कई एज की हो जाती, काफी अपने बॉलीवुड में काफी एक्ट्रेस है जो काफी एज की हैं, तो उनकी एज कभी दिखती नहीं है, वो फिर भी एकदम जवान दिखती हैं। तो उसका रीजन क्या है कि वो अपने खान पीन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, विटामिन ई के बहुत ज्यादा वो सोर्सेज खाते हैं, और विटामिन ई के अंदर ही देखो पानी पीना, तो पानी जितना ज्यादा आप पानी वाली चीज पी रहे हैं या पानी से रिलेटेड चीजें ले रहे हैं, तो वो आपके फेस को ग्लो लेकर आता है, आपके फेस पे वो क्या चीज लेके आते हैं, वो ग्लो लेके आता है ना। तो इसलिए विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा जवान दिखना है ना, तो आपको अगर जवान दिखना है, एज ज्यादा है, फिर भी जो एक्ट्रेस हैं, जो आपके बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, उनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो बहुत है ना एज में बहुत कम एज के दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि है ना वो विटामिन ई के क्या लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं। तो चलिए विटामिन ई पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें जो रोग होता है वो देखिए, एक तो होता है बांझपन, एक तो होता है इसमें बांझपन, ठीक है। बांझपन बोल दो या नपुंसकता बोल दो, एंटी फर्टिलिटी भी कहा जाता है, बांझपन बोल दो या नपुंसकता बोल दो, इसे एंटी फर्टिलिटी भी कहा जाता है। बांझपन व है ना नपुंसकता का रोग हो जाना, ये इसके लिए सबसे मुख्य रोग है। अच्छा दूसरा इसमें लिख लेते हैं कि है ना अर्लिंग एजिंग, मतलब कम उम्र में बूढ़े हो जाना, या फिर बहुत जल्दी बूढ़े हो जाना। जैसे है ना आप अभी जैसे बहुत ज्यादा आपकी एज नहीं है, लेकिन आप क्या लगने लगे, बूढ़े बूढ़े लगने लगे। कई महिलाएं होती हैं जो कम एज में होती है, उनकी बहुत ज्यादा एज नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके फेसेस पे क्या आ जाते हैं, झुर्रियां आने लग जाती हैं, है ना। तो बेसिकली है ना, तो क्या बोल सकते हैं, अर्ली एजिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि है ना कम उम्र में बूढ़ा होना, कम उम्र में क्या होना, है ना बूढ़ा हो जाना, ठीक है, बूढ़ा होना या ना बुढ़ापा आ जाना टाइप से, है ना। तो जिनके कम एज में ही झुर्रियां पड़ रही, ये बेसिकली महिलाओं के लिए ज्यादा, ये विटामिन ई ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल है वो महिलाओं के लिए, कि जो सौंदर्य विटामिन है, तो सौंदर्यता का पता किसका पता लगता है, कि महिलाओं की सौंदर्यता की बात की जाती है हमेशा। तो महिलाओं में जो झुर्रियां पड़ जाती हैं उसकी टैनिंग को हटाने के लिए विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल आपको इसमें बांझपन ही याद रखना है, और कम उम्र में बुढ़ापन हो जाना, इस रोग को याद रखना है। कम उम्र में बूढ़े दिखना या कम उम्र में ज्यादा उम्र की तरह दिखाई देना, इसका ये आ जाता है, इसी के अंदर ये रोग आ जाता है। विटामिन ई के अंदर देखिए, एक तो बहुत ही ज्यादा ऑयली चीज, बहुत ही ज्यादा पानी वाली चीज है ना, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, है ना, बहुत ज्यादा। वैसे खीरा विटामिन ए के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो खीरा विटामिन ए का भी बहुत अच्छा सोर्स है। और खीरा हो गया, है ना, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इस तरीके से हो गया। टमाटर भी इसमें आता है, तो इसे टमाटर में ना लिख के अपन ऐसे लिखेंगे, पेपर में पूछा जाता है रसदार फल, है ना, रसदार फल, जूसी फ्रूट्स, है ना, जूसी फ्रूट्स। तो उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टमाटर का। तो टमाटर आपके किसके अंदर आता है, विटामिन ई के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, विटामिन ई के अंदर आ जाता है, रसदार फलों के अंदर, ठीक है। तरबूज हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, हरी सब्जियां भी इसी में आ जाती हैं, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी इसी के अंदर आ जाता है विटामिन ई, है ना। इसके अलावा ऑयली चीजों में जैसे घी, है ना, दूध, पनीर,
आदि, है ना। ये सब किसके सोर्सेज है दोस्तों, ये सारे के सारे आपके विटामिन ई के सोर्सेज है ना। तो दोस्तों आपने आज क्या क्या कर लिया है, विटामिन ए पढ़ लिया है, विटामिन आपने ई पढ़ लिया है, विटामिन डी पढ़ लिया है, और जो वसा में घुलने वाले विटामिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, विटामिन के बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों विटामिन के को भी अभी कर लेते हैं, विटामिन के यहीं पे ही कर लेते हैं, है ना। तो विटामिन के को क्या बोला जाता है, तो विटामिन के का नाम है नैफ्थोक्यूविनोन, है ना। इसे क्या बोला जाता है, नैफ्थोक्यूविनोन। तो इसका एक नाम हो रहा है, इसका एक नाम हो रहा है, इसे फिनोक्यूविनोन भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, फिनोक्यूविनोन भी कहा जाता है। तो चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं विटामिन के। विटामिन के का देखो कोई रासायनिक नाम तो है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसके दो नाम लिख रहे हैं, एक तो नैफ्थोक्यूविनोन और दूसरा क्या हो जाएगा, फिनोक्यूविनोन, है ना। नैफ्थोक्यूविनोन और फिनोक्यूविनोन। विटामिन के की कमी से रोग होता है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया, 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 है ना। इसे क्या बोला जाएगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया। देखो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, हाइपो और प्रोथ्रोम्बिन। तो आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे आप प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या काम करता है, आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। और एक शब्द है हाइपो। हाइपो देखो एक दो शब्द होते हैं, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। हाइपर तो किसी चीज के एक्सेस को बताता है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर बोल देते हैं। हाइपो बोल देते हैं किसी चीज की कमी हो जाना, मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपोप्रोथ्रोम्बिन को, कि इसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की कमी हो गई है। इसकी कमी हो गई है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की क्या हो जाना, कमी होना, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की कमी हो जाना, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की क्या हो जाना, कमी हो जाना। ये क्या बताता है, आपके हाइपोप्रोथ्रोम्बिन। अगर आपके शरीर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की कमी हो गई है तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की अगर कमी हो गई है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता, आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का न बनना, इसका याद रखना, रक्त का थक्का न बनना। तो अगर आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अच्छा दूसरी चीज, मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन लिखवाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किस तरीके से बढ़ता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किस तरीके से कम होता है। तो देखिए आपके शरीर में एक तो आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे बोला जाता है फाइब्रियोनोजन, है ना। आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे क्या कहा जाता है, फाइब्रियोनोजन। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फाइब्रियोनोजन, फाइब्रियोनोजन, ठीक है। फाइब्रियोनोजन प्रोटीन नहीं है ना। इसके साथ एक प्रोटीन और लिख दिया मैंने, थ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा, थ्रोम्बिन। कौन सा, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन प्रोटीन कौन सा होता है, क्या आप जानते हैं थ्रोम्बिन प्रोटीन कौन सा होता है। देखिए आपके ब्लड में तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। किसको बोला जाता है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स को। किसको बोला जाता है, प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। और थ्रोम्बोसाइट के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है, थ्रोम्बोसाइट के अंदर थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। कहां हो रहा है, ये प्लेटलेट्स के अंदर होता है। तो ये जो प्रोटीन है ये विटामिन के की प्रेजेंस में, विटामिन के की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ही क्या काम कर रहे हैं, आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम कर रहे हैं। तो याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रियोनोजन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन के मिलने से क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनता है। लेकिन किसके प्रेजेंस में, विटामिन के की प्रेजेंस में। अगर विटामिन के बढ़ेगा तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बढ़ेगा,
अगर विटामिन के घटेगा तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन घटेगा, और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन अगर घट रहा है तो रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। ये बात है ना, आप सभी की समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज हमने विटामिन ए पढ़ा, आज हमने विटामिन डी पढ़ा, विटामिन ई पढ़ा, विटामिन के पढ़ा, यानी कि वसा में घुलने वाले हमने सारे विटामिन पढ़ लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपके विटामिन बी और विटामिन सी यानी कि जल में घुलने वाले विटामिन है, उसको हम लोग डिटेल से करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा हमने ये पार्ट पढ़ा है वसा में घुलने वाला, उससे कहीं बड़ा जो पार्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, आपका जल में घुलने वाला विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन जो बी है वो छोटा नहीं है। क्यों? उसके बहुत सारे घटक है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है और विटामिन सी है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा विटामिन है। क्योंकि हम सभी के हम लोगों को उपनाम, अदर नेम याद रखने पड़ेंगे, रासायनिक नाम याद रखने पड़ेंगे, उनके रोग याद रखने पड़ेंगे, उनके सोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे। तो ठीक इतना ही बड़ा वीडियो बनेगा वो अगला जो बनेगा, और तब जाके आपका जो प्रोटीन विटामिन वाला भाग है वो कंप्लीट होगा, है ना। तो दोस्तों आज हमने विटामिन का आधा पार्ट कंप्लीट किया है, वसा में घुलने वाले विटामिन कंप्लीट किया। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आपके न्यूट्रिशन, इससे पहले वाली जो वीडियो थी ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले न्यूट्रिशन वाली वीडियो थी, तो वो मैं आपको इसी में लिंक डाल दूंगा, है ना। तो उसी से आपको पता लगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, जिसको भी न्यूट्रिशन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ना है वो उसमें जाके पढ़ सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।